नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मेजर 6 आप दे चुके होंगे, पक्की बात है एग्जॉस्टेड होंगे, तो मुंह हाथ धोइए, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाइए और चलिए चालू करते हैं फिजिक्स मेजर 6 का डिस्कशन। पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो जैसा कि आपने पेपर दे के समझ लिया होगा कि पेपर रिस्पेक्टिव ऑफ अदर पेपर्स जो मेजर 5 अभी तक हुए हैं उनकी तुलना में काफ़ी आसान सेट था। ठीक है। टॉपिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जो कि एक हाई वेटिंग टॉपिक है नीट के जैसे एग्जाम में, और इसमें अच्छे स्कोर बच्चा कर सकता है। तो डेफिनेटली आप सबके स्कोर अच्छे आए होंगे, और अगर नहीं आएंगे तो डिटेल एनालिसिस देखिए, अच्छे से समझिए कि कहाँ पर गलती हो रही है, उस गलती को इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि बेटा दीज आर मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट है, ये प्रिपरेशन का अभी दौर चल रहा है। हम अपनी गलतियों से ही सीखेंगे और जाके नीट 2024 फोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सरल सवाल था पहला। उसने लिखा था मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल एट अ डिस्टेंस आर एंड एलिमेंट कैरिंग करंट इज। तो पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ये एक बायो-सेवर्ट लॉ का क्वेश्चन है, बट जो ऑप्शंस हैं वो वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है कि वेक्टर फॉर्म में वो पूछना चाह रहा है। कि देखिए जैसे उसने बात करा तो हमने बायो-सेवर्ट लॉ के अंदर पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं हम बी यू टी, जो होता है वो साइलेंट होता है, सेवर्ट लॉ। इसमें बोल रहा है कि करंट एलिमेंट है आई इसके अंदर जा रहा है, तो हम एक एलिमेंट कट करते हैं डी एल, और इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं करंट एलिमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब किसी भी डिस्टेंस आर पर मान लेते हैं पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे एलिमेंट्री फील्ड डी बी जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एंड एक और चीज रह जाएगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, तो दिस इज स्केलर फॉर्म। अभी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन देने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें आर कैप लगा। अब आर कैप इस यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को लिखा जाएगा तो आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। अब इस मॉड ऑफ आर की वजह से ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन थीटा के साथ में लिखा जा रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकता हूँ डी एल क्रॉस आर, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर था तो नीचे आ जाएगा आर क्यूब। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। होप सो आपका सही हुआ हो, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि अ चार्ज क्यू कूलम मूव्स इन अ सर्कल at n revolution per second and the radius of the circle is r meter. The magnitude of magnetic field at the center of the circle. सबसे पहले इजी, क्योंकि इसमें क्या करा गया है कि उसने एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर एक चार्ज क्यू रोटेट कर रहा है, और इसने यहाँ पर देखिए n जिसको दिया है वो दीज आर रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो सबसे पहले इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, देखेंगे ध्यान से यहीं पे सॉल्व। तो इसमें स्मॉल एन दिया है तो दैट इज रेवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो यहाँ पर टाइम आएगा, टाइम का फैक्टर आएगा। तो स्मॉल एन जो है वो एन अपॉन एन है, मीन्स कैपिटल एन अपॉन एन है, जहाँ पर ये एन जो होगा वो नंबर को दर्शाएगा, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स आपको लिखने हो। ठीक है, तो इस लूप में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होगी, सेंटर ओ रेडियस आर। अब देखिए रेडियस की वैल्यू इसने दी है आर मीटर। अब अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये चार्ज मूविंग है, तो ये करंट जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर है दैट इज म्यू नॉट एन आई। देखिए अब यहाँ पर एन मैं लिखता हूँ कैपिटल अपॉन 2r, वेयर r इज रेडियस ऑफ लूप, n जो होगा वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स। तो मेरे को इस कैपिटल n को रिप्लेस करना होगा, तो मैं लिखता हूँ म्यू नॉट कैपिटल n की जगह लिखते हैं स्मॉल n इंटू टी अपॉन 2r, आई की जगह लिख सकते हैं q अपॉन टी। देखिए t से t कैंसिल हो गया, अब बचता क्या है आपके पास म्यू नॉट एन क्यू अपॉन 2r। ऑप्शन जो है वो म्यू नॉट के टर्म्स में नहीं है, तो म्यू नॉट को ओपन कर दीजिए, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एन क्यू अपॉन 2r। 2 से 4 कैंसिल हो गया, दैट इज 2 पाई।
तो 2 पाई एन क्यू अपॉन आर इंटू 10 टू द पावर -7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन एम्पियर पर मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। A helium nucleus makes a full rotation in a circle of radius 0.r, तो r given है बिल्कुल, in 2 second time भी given है, the value of magnetic field at the center of the circle is, तो अब ये हीलियम की बात कर रहा है, सेंटर हो रेडियस r, और यहाँ हीलियम की बात किया गया है, तो हीलियम पे जो चार्ज होगा वो होगा 2e, ठीक है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज उसके पास आ जाता है, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ e हो जाएगा। अब अगर हम स्टार्टिंग से देखें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो मेरे पास फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिख के बताया था आपको कि B शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट, n का फैक्टर n रोटेशंस लेके चल रहा है, तो म्यू नॉट n I अपॉन 2r, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स। अब मैं अगर डायरेक्ट I कैलकुलेट कर लूँ तो मैं I को लिख सकता हूँ Q अपॉन T, पर यहाँ टाइम का फैक्टर ने दिया, रोटेशंस दे रखे हैं, तो मीन्स ओमेगा का फैक्टर दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। इस चीज को समझिए अच्छे से। अब यहाँ पर अगर अच्छे से देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पर Q जो होगा वो 2 इंटू 1.6 ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 10 टू द पावर -19 होगा। ओमेगा को लिख सकते हैं आप अगेन 2 पाई f को नीचे लेके आएंगे तो t टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, तो ओमेगा को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी, टाइम दे रखा है मुझे 2 सेकेंड, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, 2 से 2 कैंसिल, तो बचता क्या है बस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, उसको यहाँ पर अपन प्लेस कर देते हैं, तो ये सारा फैक्टर कैलकुलेट हो गया, मिनट में आंसर है, तो म्यू नॉट इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 2 इंटू 0.8, 2 इंटू 0.8 1.6 हो जाएगा, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट 10 टू द पावर -19 विल बी योर आंसर, दैट इज आंसर बी। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर बना के दिया हुआ है और आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें क्या कर दिया है, फिगर शोज मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ड्यू टू ए बी से पूछा गया है, तो ए बी की वैल्यू देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पॉइंट जो है ये इसके एक्सिस पे ही आ रहा है, इसके एक्सिस पे आने की वजह से सीधा हम जीरो टिक लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे, क्योंकि देखिए अभी अभी बायो-सैवर्ट लॉ फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया, तो अगर डिस्टेंस ही नहीं होगा, आर डिस्टेंस पे फील्ड लिखी जा रही है, तो फील्ड अगर उसी वायर पे, उसी डीएल लेंथ के वायर पर, ये आर को मैंने इतना रिड्यूस कर दिया कि वो उस वायर पे ही आके खड़ा हो गया, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी बेटा, 0। देखिए इस पे बहुत अच्छी बात की जा सकती है, दैट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बहुत ज्यादा देखने वाले के नजरिए में सब कुछ छुपा होता है, ये वाली बात रहती है, तो आप बहुत आसानी चीज से समझ सकते हैं कि देखिए जैसे ये अर्थ है और ये मून है, दैट इज चांद, ठीक, धरती पे खड़े होके मैं धरती को कभी नहीं देख सकता, मैं सिर्फ चांद को देख सकता हूँ, और चांद पे खड़े होके मैं धरती को देख सकता हूँ, तो मुझे धरती की खूबसूरती को देखने के लिए चांद पे जाना होगा कि वो गोल है, बढ़िया पानी 70% का है, ठीक है, मानव उसे खराब करता ही चला जा रहा है जैसा कि आपको पता ही, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस को समझिए, तो इसलिए देखिए एक लॉजिक डेवलप हो और सीधा आपने देखा कि उसके एक्सिस पे है तो जीरो टिक कर देते हैं, खेल ही खत्म हो गया, ना कोई फार्मूला लगाना पड़ रहा है, ना कुछ सोचना पड़ रहा है इस तरीके से, तो एक लॉजिकल ब्रेक मिल गया क्वेश्चन नंबर 4। याद रखिए हम खुद को नहीं देख पाते, हम दुनिया को देख पाते हैं, इसलिए लोग दूसरों में कमी निकालते हैं और खुद की तरफ देखते तक, ठीक। चलिए अगले सवाल को करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 एम्पियर का करंट दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है, 0.1 एम्पियर का यहाँ पर करंट है, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर एंड 1000 टर्न्स एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो फील्ड पूछी गई है, तो B शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, म्यू नॉट की वैल्यू हमको रखनी है, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एन की वैल्यू साफ दी है, टर्न्स दिए सीधे इस पर, जो करंट है वो 0.1 है अपॉन 2 इंटू आर इज 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर 3 है तो यहाँ 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो देखिए इसको रखेंगे 3.14, तो समथिंग 6 पॉइंट समथिंग कुछ बनना चाहिए, 10 की पावर -4 दिख रहा है तो 6.28, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन
सिक्स्थ क्वेश्चन में उसने एक फील्ड का जिक्र किया है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको इस बार, लेकिन अरेंजमेंट कुछ अलग है। बोला है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल ऑफ n टर्न्स बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर को फॉर्म कर दिया उसने, तो n टर्न्स रखे हैं तो एक स्क्वायर बना दिया गया है इस तरीके से। मान लेते हैं कि इसका सेंटर O ही है। अब क्या है कि अगर एक फाइनाइट वायर है जो कि डिस्टेंस यहाँ से कुछ O पे फील्ड लिखा अगर मैंने लिख दी, तो ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा कि ABCD में मान लेता है स्क्वायर है, और मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ AB की वजह से फील्ड लिख देता हूँ क्योंकि बाकी सबकी वजह से भी फील्ड वही होगी। ठीक है, कैरिंग करंट आई, तो देखिए अगर मैं बोल देता हूँ करंट आई, सबसे पहले मैं इस आई करंट की डायरेक्शन देख लेता हूँ। अगर सब जगह सेम डायरेक्शन में फील्ड जनरेट कर रही होगी तो मैं सारी फील्ड्स को एडअप कर दूंगा। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर करंट क्या जा रहा है? नीचे की तरफ। करंट जा रहा है नीचे की तरफ तो फील्ड होगी बाहर की तरफ। यहाँ पर करंट जा रहा है इस तरफ तो फील्ड बाहर की तरफ, अगेन बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में क्या है? थंब जो होगा वो करंट की डायरेक्शन में जाएगा एंड कर्लिंग फिंगर्स विल यू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो घूमती हुई उंगलियां बताएंगी, और जो हमारा अंगूठा है वो धारा की दिशा में जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया सब एड अप हो रहा है, तो एक का निकाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या एक फाइनाइट की वजह से ये जो एंगल डेवलप हो रहा है वो बात साफ साफ होगा कि ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास बी के लिए फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई, जितने नंबर ऑफ टर्न्स चलेंगे, अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही आप वैल्यू को पुट करेंगे तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू पुट की जा सकती है 45 डिग्री, साइन 45 इज 1 अपॉन रूट 2, ऊपर 2 था तो बचेगा सिर्फ रूट 2, तो रूट 2 ऑफ म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर। अब ये सिर्फ एक की वजह से, आपको चाहिए होगा 4 की वजह से, तो आपको इसको 4 से गुणा करना होगा। अभी 4 से 4 कट जाएगा, सो आंसर इज रूट 2 म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई आर। अब यहाँ डिस्टेंस जो लेके चल रहे हैं वो L लेके चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2L का अपना स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? L ही होगा, ये वाला डिस्टेंस है, तो R की जगह हम L को रिप्लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो अभी तक तो सारे क्वेश्चन सही होते हुए चलने चाहिए मेरे हिसाब से, और नंबर पूरे से पूरे मिल रहे होंगे तो बढ़िया लग रहा होगा आपको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स दे रखे हैं। बहुत बढ़िया बात है, पैरेलल वायर्स तो और आसान ही होते हैं क्योंकि उसने क्या करा है, इन द सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट इन बिटवीन टू वायर्स। क्वेश्चन ही बहुत इजी हो गया क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, मिड पॉइंट पूछा है तो ये डिस्टेंस x हुआ तो ये डिस्टेंस भी x ही होगा, तो इस सेम पॉइंट पे पूछा गया है तो राइट हैंड थंब रूल लगाया। देखिए दिस विल बी इनवर्ड और दिस विल बी आउटवर्ड, तो एक जाएगी इनवर्ड और एक जाएगी आउटवर्ड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंट है, दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब मैं फॉर्मूला रखूंगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर, और अब यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्योंकि 90 90 होकर 2 बन जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर बनेगा। तो ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आने वाला है, जस्ट बिकॉज एक की डायरेक्शन आउटवर्ड है और एक की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो ये रिजल्टेंट विल बी क्रिएटेड 0। तो 0 ढूंढिए, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 2 पार्टिकल x एंड y हैविंग इक्वल चार्जेस। जैसे देखिए जब क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो भी गिवन डेटा है उसको आप यहीं पर अंडरलाइन करते चलिए कि x एंड y हैविंग इक्वल चार्जेस, ये कीवर्ड हो गया। आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल भी क्या है? सेम है। एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कीवर्ड है। डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ, ये एक फैक्ट है। ऑफ रेडियस r1 एंड r2 जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो दोनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं इसकी वजह से। द रेशियो ऑफ x टू y, तो मास का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको m ऑफ x अपॉन m ऑफ y निकालना है। देखिए ये टॉपिक किसका बनता है, जो कंसेप्ट यहाँ पर हम बोले कि कंसेप्ट किसका है, कंसेप्ट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल
इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऊपर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली आता है कि मोशन कैसा होगा। तो ये मोशन हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर इन नेचर होता है। ये सर्कुलर कब होता है, जब एंट्री ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड होती है। अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर टू फील्ड एंटर कर रहा है तो सर्कुलर पाथ लेगा, अगर किसी एंगल थीटा पे ले जा रहे हैं तो वो पाथ हेलिकल हो जाएगा। इस तरीके से बात होती है, ठीक है। तो की कंसेप्ट इसका है। अब इस वाले में जब हम डेरिवेशन करके फॉर्मूले तक पहुंचते हैं तो हमारे पास रेडियस आर का एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, डेट इज mv अपॉन क्यूपी। mv जो है आप मोमेंटम से रिप्लेस कर सकते हो, डेट इज p अपॉन क्यूबी। मोमेंटम को आप एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हो, डेट इज अंडर रूट 2k वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। अब इस k को आप पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हो कि अंडर रूट 2v अपॉन क्यू एम अपॉन क्यूबी। देखिए बढ़िया। अब इस q को मैं अंदर लेके आ सकता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन बी अंडर रूट ऑफ 2mv अपॉन क्यू। अब क्या क्या चीजें हैं जो सेम दी हुई है, तो चार्ज इक्वल है, पोटेंशियल इक्वल है, फील्ड इक्वल है, तो बचा क्या, सिर्फ मास। तो रेडियस का मास के साथ रूट में प्रोपोर्शनलिटी आ रही है। हमको चाहिए m ऑफ x अपॉन m ऑफ y। तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर फंक्शन लगेगा, मींस r ऑफ x अपॉन r ऑफ y का होल स्क्वायर। r ऑफ x को बोला है r1 और इसको बोला है r2 का स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल विल बी। बहुत बढ़िया बात है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल घूम रहा होता है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, डेट इज BVL साइन ऑफ थीटा। ये वाली चीज रहती है फोर्स, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, डेट इज BVL साइन ऑफ थीटा। ये इसका करेक्ट फॉर्म है एकदम। अब जैसे जैसे थीटा बदलेगा ये फोर्स चेंज होगी। तो उसने बोला ऑलवेज जीरो, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी हमेशा जीरो नहीं होती। नेवर जीरो, बिल्कुल हो सकता है, एक बार हो सकता है, जब क्या हो कि साइन जीरो होगा, तो मीन्स थीटा एंगल अगर जीरो हो गया तो फिर फोर्स भी जीरो होगी। जीरो इफ पी एंड वी आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर मीन्स एंगल 90 होगा और साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी। तो ये तो मैक्सिमम फोर्स जनरेट करेगा। इसको यहीं पे याद कर लीजिए कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ मैक्सिमम फोर्स आएगा। लास्ट वन इज जीरो इफ पी एंड वी आर पैरेलल, पैरेलल मींस 0 डिग्री, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि हाँ, अगर बी और वी दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा वो 0 डिग्री हुआ तो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस एज जीरो, जीरो फोर्स एक्सपीरियंस होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, अब प्रोटॉन, सीधी बात कर दी प्रोटॉन की, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पर। प्रोटॉन मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, बहुत अच्छी बात है, घूमो। तो जेड एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग। बहुत बढ़िया बात। तो जिनकी बात कर रहे, देखिए जब भी एक्सिस की बात होती है वो 3D का फॉर्मेशन होता है, आप 2D पे काम कर रहे हो, तो आपको उन एक्सिस को प्लेन में लेना है जो गिवन एक्सिस है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक्स एक्सिस में फील्ड है, तो मैंने बी यहाँ बना दिया, और उसने बोला कि जेड एक्सिस, तो मैंने जेड को बाहर ना बनाते हुए यहाँ बना दिया। जेड एक्सिस में क्या है, अच्छा फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में है, सॉरी, एंड एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, पहले से ही बोल दिया था। ठीक है, ये वाली मिस्टेक भी हो जाती है कि जब आप लगातार क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो दिक्कत ये नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड था, दिक्कत ये थी कि डेटा रेट्रीब्यूशन गलत हो गया, कि वही वाली चीज है कि जिसको एक्स में रखना था उसको जेड में रख दिया, जेड में रखना था तो एक्स में रख दिया। होता है बेटा, ऐसा ही होता है। देखो पहले एकदम करेक्ट था कि जेड एक्स एक्सिस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जेड एक्सिस में क्या जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ जा रहा है। अब प्रोटॉन अगर यहाँ पर जा रहा है तो सिंपल सी बात है, करंट की डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन होती है, दैट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, जबकि ऐसा असलियत में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन विल बी द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोली जाती है। अब हमको देखना है कि फोर्स किस तरफ लगेगी, तो अगेन राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। थंब जाएगा करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स जाएंगी फील्ड के डायरेक्शन में, और ये पाम है ये देगा आपको फोर्स के डायरेक्शन। तो देखेंगे ऐसे जा रहा है तो पाम अंदर की तरफ है, तो डेट विल बी नेगेटिव, या फिर अगर हम बोले वाई एक्सिस का है
ऑप्शंस देखते हैं तो उसने लिखा है एक्स एक्सिस, जिसमें नहीं हो सकता, जेड एक्सिस बिल्कुल नहीं हो सकता, सिर्फ वाई एक्सिस का, और वाई एक्सिस का सिर्फ एक ऑप्शन है। अगर इसको हम करेक्ट फॉर्म में करें बाहर को पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस इसका और अच्छा आंसर हो सकता है, लेकिन दिया ही वाई एक्सिस है तो आंसर विल बी वाई एक्सिस। और आसान है क्योंकि वाई का कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो सोचना ही नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़िया। अगला पूछे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन इन अ साइक्लोट्रॉन। देखिए साइक्लोट्रॉन वाले में बच्चे सोचते हैं अरे मैं तो साइक्लोट्रॉन पढ़ के ही नहीं गया। अभी अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट लिखवाया था, और वही कंसेप्ट है साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वही साइक्लोट्रॉन का मोशन होता है। तो उसमें क्या है कि जो आपके पास ये फॉर्मूला जनरेट हुआ, दैट इज आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, यही लगेगा, यही वाली चीज अप्लाई आपको कर देनी है। इस वाली चीज को अप्लाई करते आपके पास आंसर मिलना चाहिए। तो आपको अब क्या करना है, उसको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। वो काइनेटिक एनर्जी अभी तक हम पहुंच गए थे कि एमवी को हम लिखते हैं मोमेंटम, और इसको लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 2km अपॉन क्यूबी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो स्क्वायर फंक्शन करेंगे तो आर स्क्वायर यहाँ पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलो पहले इसको आर स्क्वायर ना करते हुए क्यूबी को इधर ले आते हैं, तो आर क्यूबी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2km, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m, दैट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन को चेक करो, तो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2m, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया, नेक्स्ट सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट इज द कीवर्ड, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसके पास या स्पीड उसके पास 0 है, तो रेस्ट को मैं कर दूंगा यहाँ पर बोला। इन रीजन स्टडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसने बोल दिया है कि ई एंड बी इज पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा जो है वो 0 डिग्री है। बहुत अच्छी बात। अब पूछा है पैरेलल टू ईच अदर द पार्टिकल विल मूव इन ओके, मोशन ऑफ पार्टिकल ही फील्ड के अंदर, बट इसके साथ क्या है कि उसके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पार्टिकल को एक्सेलरेट करा देती है क्यू ई अपॉन एम के मैग्नीट्यूड से, और ये क्या करती है, उसको सर्कुलर पाथ में लेके चलती है, जो कि अभी ट्रेजेक्टरी देखा था। इसकी ट्रेजेक्टरी जो देखी जाती है, सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो होती पैराबोला। अब क्या है कि ये दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों के साथ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ऐसे में जो ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा पार्टिकल, दैट विल बी हेलिक्स। हेलिक्स ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, और हेलिक्स कहाँ से याद रखेगा, नीट वाले के लिए तो डीएनए ही है बेटा। जो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है वैसे ही हेलिकल पाथ होता है, और वो कुछ इस टाइप से बात करता है। दिस इज हेलिक्स। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीवाईक्यू का पैटर्न क्वेश्चन टाइप से लग रहा है, क्योंकि पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं कि जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर्स दे रखे होते हैं और किसी पॉइंट पे उन्होंने फोर्स निकालनी होती है। तो 3 लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, एंड द वायर सी व्हिच कैरीज द करंट 5 एम्पियर्स। अब जो वायर सी है ये कैरी कर रहा है 5 एम्पियर्स के करंट को, तो यहाँ पर करंट डिफाइंड है। ठीक, प्लेस्ड एक्सपीरियंस नो फोर्स, ये दे दिया इसने की कंडीशन कि कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो मतलब इनके द्वारा लगाई जाने वाली फोर्स जो कुछ भी है वो मिला के, कुल मिला के कहीं ना कहीं 0 जरूर हो जा रही है, तभी इस पे फोर्स नहीं लग रही है। तो द डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम वायर डी इज, डी से डिस्टेंस हमें निकालना है, जिसको क्वेश्चन नहीं एक्स अज्यूम कर लिया है, तो बी से 15 माइनस एक्स है क्योंकि पूरी दूरी 15 ही है। तो आपको अब इस सेंटर वायर पे फोर्स 0 करानी, तो देखिए फोर्स F शुड बी इक्वल टू BIL, ये जो कुछ भी है ये 0 हो जानी है। बट क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने करंट कैरी कर रखा है, और इनके डायरेक्शन के हिसाब से पहले मेरे को ये B फाइनली निकाल के बाहर रखनी पड़ेगी। इस B को जैसे ही मैं रखता हूं तो मेरे पास IL का मल्टीप्लीकेशन करके इस पूरी इक्वेशन को मैं 0 से प्लेस कर दूंगा। तो पहले मैं वायर डी का बी देखता हूँ किस डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट इस डायरेक्शन में, तो बी जाएगा अंदर की तरफ बिकॉज ऑफ डी, और बी का करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी बाहर की तरफ बिकॉज ऑफ बी, तो माइनस साइन होना है। अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि बड़े में से छोटे को घटाऊं, तो कोई बात नहीं, आप ये चेक मत कीजिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इससे ज्यादा क्या ही होगा। तो आप किसी को किसी में से भी घटा सकते हैं, बाद में चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली चीज में से जहां से एक्स अज्यूम किया था, तो डी में से बी को माइनस कर लेता हूँ। तो वहां पर अगर देखते हैं तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स है, ठीक है, इनफाइनाइटली, देखिए लॉन्ग वर्ड यहाँ पर लिखा है,
तो मेरी कंडीशन सीधा इनफाइनाइट से चालू हो सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर होता है, वहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेट विल बी 2 पाई आर, और यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ उसको एक्स। चलिए अभी फॉर्मूला रखता हूँ आर के साथ। अब डी और पी में से तो जो नेट फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में बी को मेरे को पहले निकालना होगा। आई करंट जो कि 5 एम्पियर का सी वायर में फ्लो हो रहा है इनटू एल, एल इसकी कोई फाइनाइट लेंथ मेरे को एज्यूम करनी होगी। तो बी नेट क्या होगा कि मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी से मैं माइनस कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी, तो डेट विल बी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई एक्स माइनस म्यू नॉट एन आई, आई ऑफ डी है तो यहाँ आई ऑफ बी होगा, एन ऑफ डी एन ऑफ बी, ये नंबर अलग हो सकते हैं बिल्कुल, तो 2 पाई 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब जो चीजें सेम है उनको मैं क्या करता हूँ, निकाल के बाहर निकाल देता हूँ। तो उनको निकाल के अगर मैं बाहर रखता हूँ तो म्यू नॉट एन और आई सबको बाहर करता हूँ और इसको 0 की तरफ भेज देता हूँ, और यहाँ से मैं 2 पाई भी कॉमन ले सकता हूँ, तो सब 0 में चला जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/x माइनस 1/15 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 15 माइनस एक्स माइनस का एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा ऊपर तो 0 ही हो जाएगा बेटा। 2x को इस तरफ लेके आ जाए तो 15/2x। कुछ तो गड़बड़ी कर दी है बेटा, कोई तो वैल्यू अपने ओके। करंट्स के मैग्नीट्यूड तो रखे ही नहीं यहाँ पर कॉमन लेते हुए, तो आईडी में करंट कितना जा रहा था बेटा 15, और आईबी में करंट जा रहा था 10, दैट्स द करेक्ट। सही बात, वही कॉमन लेके निकाल तो रहे, वैल्यू सेम होगी तभी तो निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 5 से करता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 3, और यहाँ पर बचेगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से और इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। इस वाले फैक्टर में इधर इधर, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं हम, 3 सॉरी पेन ले लेता हूँ, 3 इंटू 15 माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब सही देखिए, 45 माइनस 3x माइनस का 2x इक्वल टू 0, 45 इक्वल टू 5x, सो x इज इक्वल टू 9, और x ही उसने डायरेक्टली पूछा था, दैट विल बी 9 सेंटीमीटर। बट इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने सब अभी फील्ड से कर लिया, जबकि उसने फोर्स पूछी। अब देखिए इसी चीज को मैं बी में रखूंगा, आई एल का फैक्टर भी 0 में चला जाएगा, जो भी प्लस माइनस की केस है उसके हिसाब से x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर मेरे पास निकल के आएगा। बस ध्यान नहीं रखिएगा कि जनरेटेड फील्ड में रखे हुए पार्टिकल पे फोर्स लगती है, तो पहले फील्ड जनरेट होगी, उस फील्ड में किसी को रखा जाएगा, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 9 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 50 आई कैप, मैग्नेटिक मूवमेंट दिया दैट इज कैपिटल एम। तो यहां से इसने मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है मेरे को, मैग्नेटिक मूव 50 आई कैप प्लेस्ड एक्स एक्सिस इन मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी का दे रखा है 0.5 आई प्लस 3 J टेस्ला, ठीक है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट, वेरी 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 सिंपल, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B, दोनों की वैल्यू दे रखी, तो M दे रखा है उसने 50, I क्रॉस कराना है आपको 0.5 I प्लस 3 J कैप से क्रॉस करा दो। क्रॉस कैसे कराते हैं, I J विंडो क्रिएट करते हैं, M पहले रखना है तो 50, J तो 0 है, B रखेंगे तो 0.5 एंड 3, यहाँ पर आएगा K 0 0। अब जाहिर सी बात है, जब भी क्रॉस होगा तो आप समझिए कि क्रॉस के बाद आउट ऑफ द प्लेन फैक्टर निकल के आता है, मतलब समतल से बाहर की तरफ गुण होगा, जो बल आघूर्ण है वो समतल से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो बाहर की तरफ तो क्या, तो ये पक्की बात है कि जो कुछ भी टॉर्क निकलने वाला है वो के कैप में निकलने वाला है, ये बात पक्की हो गई। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन भी देख सकता हूँ के कैप के ऑप्शन कौन से, और मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता हूँ। तो देखिए जब के कैप को देखूंगा तो मैं इसको छुपा लूंगा, और फिर देखेंगे यहाँ पर 50 इंटू 3 इज 150, 0 इंटू 0.5 इज 0, तो 150 के कैप विल बी माई आंसर। क्योंकि देखिए जब भी राइट हैंड थंब रूल से भी समझ सकते हैं कि जब आप इस चीज को देखते हैं तो M क्रॉस B करोगे तो ये तल से बाहर निकलते हैं, मींस प्लेन से, आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन टॉर्क होता है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज बी 150 के कैप न्यूटन मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम आ गया ही आ गया।
फटाक से मारो और आंसर लेके आ जाओ इसमें तो, क्योंकि ये आंसर आपका पक्का सही होगा। क्योंकि इसमें क्या है, इन सर्किट डायग्राम शो, सर्किट के क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं। देखिए क्योंकि उसने उस चीज को वहां पर दे रखा है, साफ साफ सारा डेटा दे रखा है। कोई भी ऐसा नहीं कि ट्विस्टेड मैनर होगा, कोई ऐसी चीज नहीं कि कीवर्ड छुपा के रखा हुआ है, कोई लॉजिकल ब्रेकिंग है। सिंपल प्रोसीजर्स को याद रखिए और लगाइए। इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और हाई वेटेज है बेटा, नंबर आप यहाँ से खींच सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में अब उसने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट दे रखा है और वुड बी, तो आपको करंट की डायरेक्शंस निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, और बैटरीज लगा रखी उसने। ओके, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने लग गया था, सर्किट को देख के मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो मैंने 16 देख लिया पहले। कोई बात नहीं बेटा, अभी हमें 15वां निपटा लेते हैं। देखिए, सेल ईएमएफ ई, इंटर रेजिस्टेंस आर, कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एन आर। फटाक से सर्किट बना लेते हैं। सेल लेते हैं ई, इंटर रेजिस्टेंस लेते हैं स्मॉल आर, कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट ऑफ एन आर। तो यहाँ स्मॉल आर लेते हैं, यहाँ एन आर ले लेते हैं, यहाँ ई ले लेते हैं। अब पूछा क्या उसने, द रेशियो ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, तो ई का टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ से मेरे को वी निकालना है। द रेशियो टर्मिनल पोटेंशियल टू ईएमएफ, तो वी बाई ई निकालना है मेरे को तो भाई। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है। अब ये सेल क्या करेगा, ई के सेल है तो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा तो इक्वेशन लिख देता हूँ, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई ऐसे ही रहने देते हैं, आई की वैल्यू लिखूंगा तो ई ये माइनस रहेगा बेटा, ई अपॉन टोटल डिस्टेंस दैट इज आर प्लस एन आर इंटू आर। ई को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस एन आर। ई को नीचे डिवाइड कर देता हूँ तो इस वाले फैक्टर पर पहुंच जाऊंगा, वी अपॉन ई। यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो आर प्लस एन आर माइनस आर अपॉन आर प्लस एन आर, आर से आर कैंसिल, आर को कॉमन लेके ऊपर से कैंसिल करते हैं तो एन अपॉन 1 प्लस एन विल बी द रेशियो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो फटाक से ओपनिंग गया, आ जाओ सोल्वे पे। लो, सर्किट सर्किट सर्किट, वो मुन्ना भाई वाला भी होता है भाई। चलो, सोल्वे में देखो सर्किट दे रखा है, करंट की डायरेक्शन निकालनी है, सिंपल। वीडो भाई निकलेगा ही निकलेगा। देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 दे रखा है। तो सर सारा कुछ मैक्स कर देते हैं और फटाक से निकाल लेते हैं। तो केवीएल भी लगा सकते हैं इसमें, वरना देखो सब कुछ सीरीज में कनेक्शन है। तो 1 3 और 6 मेरे को चाहिए करंट, तो 6 से तो डिवाइड हो जाएगा टोटल, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। 6 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इधर से इधर चलता हूँ तो प्लस और यहाँ से आएगा माइनस, तो 10 माइनस 4 इज 6, 6 बाई 6 इज 1। तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ये बात तो पक्की है। अब कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है करंट की डायरेक्शन, उसी तरीके से बोली जाती है। तो आपको हायर पोटेंशियल देख लेना है। हायर पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ पर चलेगी, फ्रॉम ए टू बी वाया ई। सही बात है, क्योंकि देखो जब हमने लिखा भी तो इस डायरेक्शन में लिखा, तभी मैंने प्लस साइन 10 का लिया, माइनस साइन 4 का लिया। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, 1 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी वाया ई। और अच्छे से इस क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज देखना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, उस लूप के अंदर केवीएल अप्लाई कर दो विथ प्रॉपर नोटेशन एंड स्टेप्स, वरना डायरेक्टली कम समय में जैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको करके बताया कि डायरेक्टली ऐसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन को। देखिए टाइम सेविंग प्रैक्टिस नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर तो निकालना है पर आपको जल्दी निकालना है। देखिए नीट इज जस्ट लाइक 100 मीटर स्प्रिंट रेस है फिजिक्स में। ये इट्स नॉट लाइक अ मैराथन कि समय है हमारे पास, हम सोच सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, थॉट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होता। तो आपको तेजी से जरूरत है, रेस वही जीतेगा जो सबसे तेज भागेगा। क्या करें, चीज है ही ऐसी। ठीक है, लेकिन देखिए सिंपल है, तो इजीली हमको 1 एम्पियर करंट मिला, ओम्स लॉ से क्वेश्चन ब्रेक हुआ। और हमारा तो यही तरीका है, देखिए कि कोई भी क्वेश्चन हो सर्किट बेस्ड, अपन करेंगे उसको ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से सबसे इजीली ब्रेक होता है सर्किट, और सबसे कम टाइम में ब्रेक होता है, सबसे बड़ी बात ये। अब सर्किट वापस आ गया, आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं इक्विवेलेंस के, और इक्विवेलेंस को देखते ही आपको समझ में आएगा तो सिमेट्रिकल इक्विवेलेंस है। तो सिमेट्रिकल इक्विवेलेंस को आपको बस एक्सिस ड्रॉ कर लेनी थी कि कहाँ पर सिमेट्री नोड आएगी। तो हमने जैसे ही देखा तो यहाँ पर हमको सिमेट्रिकल नोड मिली, ये सिमेट्रिकल नोड ओपन हो जाएगी, सब 1 ओम की रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये नोड ओपन हुआ तो दिस विल बी सीरीज, तो 2 और 1 इज पैरेलल, दैट इज 2/3। 2/3 1 and 1 आर सीरीज, तो 2/3 plus 2 that will be 6 plus 2 is 8/3. Now 8/3 will be in parallel of 2 ohm.
तो 8/3 इंटू 2/8/3 प्लस 2, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 16/3 अपॉन, इसको लेके जाओ तो 6 + 8 इज 14/3, कैंसिल कैंसिल हो गया, दैट विल बी 8/7 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी देख लो, इजी है कि नहीं है। तो अपन आगे क्वेश्चन नंबर 17 तक, और अब तक तो सारे ही सही होने चाहिए थे, जिसके सारे सही हो रहे हैं टॉफी ले लेना मेरे से आगे बेटा। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, टू कंडक्टर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो सेम रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर α1 एंड α2, द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। एक तो ये भी बोला जाता है कि आपको ऐसे रिजल्ट्स याद रखने चाहिए, वरना आप निकालने जाएंगे तो बहुत इजीली तरीके से निकल भी सकते हैं, लेकिन देन अगेन टाइम मैनेजमेंट, रिजल्ट्स याद रहेगा तो सही है। अब उसने क्या बोल दिया कि 0 डिग्री पे सेम रेजिस्टेंस है, तो आर सेम हो गए। अब दो को ले लेता हूं मैं सीरीज में, कि ये लीजिए बेटा कि दो रेजिस्टेंस लीजिए, मैं सीरीज में कनेक्शन दे देते हैं R1 एंड R2, और ये दोनों सेम ही है तो RR कंसिडर कर सकता हूँ। तो मैं जब सीरीज में जाता हूँ तो मेरे पास R इक्विवेलेंट जो होगा वो आएगा R1 + R2। अब फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट मुझे क्लियर है, तो मैं बोलूंगा R इक्विवेलेंट 1 + α∆T। यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फा भी क्या होगा, अल्फा इक्विवेलेंट होगा। R1 के लिए लिखूंगा तो R1 1 + α1∆T प्लस ऑफ R2 1 + α2∆T, इस तरीके से बात होगी। अब R इक्विवेलेंट को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 2R, क्योंकि सीरीज में R + R, R1 + R2, तो R + R इज 2R। 1 + α इक्विवेलेंट ∆T इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, R 1 + α1∆T प्लस R 1 + α2∆T। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो R को कॉमन लिया जा सकता है, और फिर α1 α2 के साथ तो प्लस का साइन भी आ जाएगा। तो इस पूरे को कॉमन लेके अगर मैं पहुंचता हूं तो मेरे पास आएगा α1 + α2, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2R। अब 2R इसको भी सॉल्व करके चलेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करके चलेंगे बेटा तो यहाँ से 2R नहीं बचेगा और फैक्टर बनेगा। फैक्टर क्या होगा कि जब ये R और R प्लस हुए तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, मेरे पास बनेगा R α1∆T, और यहाँ पर बनेगा मेरे पास प्लस R α2∆T। आप कॉमन फैक्टर लेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, मुझे अल्फा इक्विवेलेंट निकालना था, अल्फा इक्विवेलेंट निकल के आएगा α1 + α2/2, दैट इज ऑप्शन नंबर। अब ये सवाल तो हो गया कि हमने अब याद भी कर सकते हैं इसको कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट इन केस ऑफ सीरीज इज α1 + α2/2 आता है। अब यही क्वेश्चन अगर पैरेलल के केस में बन गया तो ये आपके लिए सवाल आ गया। अब यही R1 R2 को मैं क्या करूं, पैरेलल कनेक्शन दे देता हूं वही α1 α2 टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ। तो अब आपको अगेन एक और अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है, तो इस बार फॉर्मूला क्या यूज करोगे, R1 R2 / R1 + R2। आप पक्का शॉक हो जाएंगे आंसर को देख के, तो आंसर निकालिए, शॉक हो जाइए, सरप्राइज याद जरूर कर लेना। फाइनल रिजल्ट इज α1 + α2/2, और ये ही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दिए उसने 200 200 400, वो बड़े बड़े बल्ब लगे हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रिक बल्ब 200 200 400 वाट आर शोन इन फिगर। द रिजल्टेंट पावर, पावर के तो बेटा डायरेक्टली फॉर्मूले याद होते ही होते हैं, सीधा लगाना है। देखिए ये दो किस में चल रहे हैं बेटा, ये दो हैं पैरेलल में, तो पैरेलल करता है सीरीज की तरह काम इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपके पास 400। अब 400 वाट यहाँ से है, ये 400 और ये 400 किस में लगे, सीरीज में, तो ये लगेगा पैरेलल की तरह, तो 400/2 इट इज 200, तो आंसर इज 200 वाट। वाट करेक्ट आंसर इज 200 वाट। 19वां खत्म, चलो 20 क्या कह रहा है बेटा, इफ पावर डिसिपेटेड इन सर्किट इज 150 वाट देन वैल्यू ऑफ R इज very सिंपल, वैल्यू ऑफ R निकाल देना है बेटा। तो वैल्यू ऑफ R, तो ये देखिए पहले R और R पैरेलल है तो R/2 लिख देता हूँ। पावर में मुझे पता है कि P = V² / R होता है, V मेरे को दे रखा है, तो R की वैल्यू चाहिए तो P 150 हो गया, V 150 इसको हटाता हूँ, वापस लिखते हैं 150 शुड बी इक्वल टू V इज 15 × 15 अपॉन R की जगह जाएगा R/2, तो ऊपर चला जाएगा 2। अब देखो इस 15 से यहाँ 10 कैंसिल कर देते हैं, 10 से यहाँ
5 ले आते हैं और 5 से यहाँ 3 ले आते हैं, तो R इज 3 ओम। सी द फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, KVL। द पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इन गिवन फिगर इज। बहुत बढ़िया। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप KVL से निकालिए, क्योंकि आपको VP माइनस VQ क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल, करंट भी देखो उस तरफ ही मूव कर रहा है, तो ये जाएगा तो प्लस माइनस, ये तो माइनस प्लस दिया ही हुआ है, ये जाएगा प्लस माइनस, ये होगा प्लस माइनस। अब मैं चला जाता हूँ VP माइनस VQ की तरफ, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ, तो मेरे को आंसर मिल जाना चाहिए। तो 1 एम्पियर जब इसमें से निकलेगा तो 2 वोल्ट बनेगा, तो माइनस का 2 वोल्ट, प्लस का 6 वोल्ट, माइनस का 2 वोल्ट एंड माइनस का 2 वोल्ट। तो माइनस माइनस माइनस, माइनस का 6 वोल्ट प्लस का 6 वोल्ट, तो आंसर इज 0 वोल्ट। ऑप्शन में चेक करो 0, ऑप्शन नंबर डी 0। फेल हो गया, समाप्त। क्वेश्चन नंबर 22 प्रीवियस ईयर पैटर्न क्वेश्चन है। एक बार ऐसे ही सवाल आया था, उसमें एल और एम लगा के सब सर्किट वाली बात करी थी, तो इसमें भी वो कुछ इस प्रकार की ही बातें को करना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर है जिसको हमने बेंड कर दिया और उसको एक सर्कल के फॉर्म में रखा है, पर इसका टोटल रेजिस्टेंस मेरे को दे रखा है कि 20 ओम का वायर है। तो मतलब आप मान के चलिए कि पहले एक वायर था जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 1 ओम पर मीटर, तो 20 ओम है, 1 ओम पर मीटर है, तो पक्की बात है इस वायर की टोटल लेंथ जो है वो 20 मीटर होगी, तभी 20 ओम टोटल रेजिस्टेंस होगा। बेंड इन एडजॉइनिंग सर्कल दे रखा है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन M और N के बीच में, तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस R1 है और रेस्ट ऑफ द सर्किट का रेजिस्टेंस R2 है, दोनों को मिला के जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 की इक्विवेलेंट जो है वो उसने दे रखा है, दैट इज 1.8 ओम। मेरे को लेंथ ऑफ Mn निकालना है, तो देखिए बहुत सरल कैसे बन जाएगा कि अगर मैं R1 कैलकुलेट कर दूं तो मैं R1 से लेंथ निकाल दूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें सीधा R1 कैलकुलेट कर लेता हूं, तो R1 कैलकुलेट करके मैं लेंथ निकाल दूंगा। फिर मैं बोलता हूँ दूसरी चीज कि R1 की लेंथ को अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलूँ कि वो x है, तो बची हुई लेंथ पक्की बात है कि 20 माइनस एक्स होगी, टोटल लेंथ कितनी निकल के चली थी, 20 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू दैट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, तो ये रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रख देना है अपन को, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस को रखा जा सकता है, लेकिन ये वाली चीज की ये जो चीज है वो सर्कुलर फॉर्म में, तो आपको देखिए अगर टोटल लेंथ 20 मीटर है तो इसको बोल सकते हैं ना 2 पाई आर, तो रेडियस ऑफ सर्कल भी निकल सकता है, पर जरूरत नहीं है, मेरे को लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं मान लेता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के लें, यही इफेक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो जैसे लेंथ वैसा रेजिस्टेंस भी करा जा सकता है। तो अब यहाँ पर इस वैल्यूज को पुट करते हैं, तो R1 R2 लेंथ के रिस्पेक्ट में ही रेजिस्टेंस था, तो अगर इधर पे मैं बोल देता हूँ x, तो 20 माइनस एक्स अपॉन R1 प्लस R2 है बेटा, तो x प्लस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.8, x से x कैंसिल हो गया, अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1.8, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टू 36, 360 पॉइंट लगेगा तो 36 ही बचेगा, एक्स स्क्वायर को उधर लेके चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 36 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। इस क्वाड्रेटिक को अपन सॉल्व कर देते हैं, क्वाड्रेटिक को जैसे हम सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा, तो 36 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 और 2 का फंक्शन बन सकता है, 18 और 2 के फंक्शन के साथ जाएंगे तो माइनस का 18x माइनस का 2x प्लस का 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो x कॉमन, तो x माइनस 18, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो 18 है या फिर x की वैल्यू 2 है, उसने बोला है शॉर्टर, टोटली 20 है, तो 18 तो हो नहीं सकती क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, तो R1 शुड बी इक्वल टू जो इसकी लेंथ होगी यहाँ पर इट विल बी 2 मीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिवीजन of the resistance is distributed over length and it is distributed समान अनुपात से वितरण है उस प्रतिरोध का, ठीक है। तो जो लंबाई निकल के आएगी वो 2 मीटर की निकल के आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 खत्म, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, और बहुत फटाफट खत्म होते चले जा रहे हैं। कंसेप्ट को भी कैच कीजिए, अपनी गलती को पहचानने की कोशिश कीजिए
और सही है तो ऑलराइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में मीटर ब्रिज का क्वेश्चन दे दिया है। ब्रिज के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। मीटर ब्रिज में क्या बोल दिया है कि नल डिफ्लेक्शन है, नल डिफ्लेक्शन दे दिया, बहुत अच्छी बात है। करंट क्या हो गया यहाँ पर 0, तो बैलेंस्ड है, ब्रिज इज बैलेंस्ड। देखिए जैसे ही ब्रिज बैलेंस मिलता है, बैलेंस मिलते हैं, इसको तो व्हीटस्टोन की तरह लगाया करो, व्हीटस्टोन ब्रिज बना दो। तो 40, ये 20 है, मीटर रखा हुआ है इन्होंने, तो बचा हुआ कितना होगा 80, तो 40 इंटू 80 इस साइड के रेजिस्टेंस, देन क्रॉस इसका शुड बी इक्वल टू R इंटू 20, कैंसिल, काटो 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 काटो, R इज 160। ऐसे ही सेकंड नंबर में आंसर निकालो, टिक करो और अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। फटाफट नंबर मिल रहे हैं, नंबर लेते चलो, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते चले। अब पूछा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रही है? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रही है बेटा कि सर्किट दे रखा है, द वोल्ट मीटर रीडिंग निकालनी है, तो जो कुछ भी 100 ओम पे ड्रॉप हो रहा होगा वो वोल्ट मीटर रीड आउट कर जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ साफ साफ कि भाई 5 है, ये 100 है, ये 100 है, तो ये आ जाएगा 2.5, आधा आधा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग। ओके, वोल्ट मीटर इज ए प्रैक्टिकल मीटर, यहाँ पर उसने 200 ओम दे रखा है, तो ये इसका इनफाइनाइट नहीं ले सकता। इनफाइनाइट नहीं ले सकता तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, तो देखो इनकरेक्ट ऑप्शन भी दे रखा है, 2.5 लगा तो नहीं दिया, ध्यान से बेटा ध्यान से। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करूंगा, इसका इक्विवेलेंट निकाल दूंगा, तो मैं क्या करूंगा 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200 इज 300, तो इससे कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचेगा 200/3, 200/3 अपन को चाहिए अब यहाँ पर ही, तो 200/3 पे क्या होगा, 200/3 रेजिस्टेंस है, कितना है टोटल 5, टोटल रेजिस्टेंस क्या है 200/3 प्लस 100, 200/3 प्लस 100, इसको सॉल्व करते हैं, तो इस पूरे को ऐसे रहने दो, 200 गुणा 5/3, नीचे सॉल्व कर लेते, 300 और 200 हो गए 500, 500/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 से ये 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 वोल्ट होगा, आंसर इज 2 वोल्ट। देखो एक और ट्रिक से समझा सकते हैं इसको, कि अगर आइडियल होता तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता, तो सीधा 2.5 ड्रॉप होता। अब आइडियल नहीं है, तो जितना रीड असलियत में करना चाहिए था वैसे कर नहीं रहा, तो उससे कम ही करेगा। तो दूसरे ऑप्शन देखो, बाकी कर रहे हैं 3 और 5, अरे जब ये तो हो ही नहीं सकते, 2.5 से कम आंसर होगा तो सीधा लगा दूंगा 2, तो ये कैलकुलेशन पार्ट भी बच जाएगा। करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 25, consider the following two statements. Kirchhoff junction law follow the law of conservation of energy, right? करेक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता है। और लूप लॉ, तो जंक्शन लॉ जो होता है वो वाली चीज, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए थोड़ा सा, ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट से, ठीक है, कि जंक्शन लॉ और लूप लॉ आपने पढ़े केवीएल के फर्स्ट सेकंड लॉ, केवीएल फर्स्ट, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, केवीएल सेकंड, केवीएल वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ। तो आपको ये तो क्लियर है कि केवीएल और केसीएल, ठीक है, तो वीएल जहां आ रहा है तो वोल्टेज है तो एनर्जी है, और सी आ रहा है तो करंट है तो चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज का कंजर्वेशन होता है यहाँ पर। क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट किया नीट ने। अब एनर्जी है तो एनर्जी को बोलते हैं हम यहाँ पर जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। देखो यहाँ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब हम केवीएल लिखते हैं, केसीएल लिखते हैं सॉरी, तो केसीएल में हम बोलते हैं एट एन जंक्शन, एट एन जंक्शन, जंक्शन एट ए जंक्शन पे बात करते हैं, पर जंक्शन लॉ बोला जाता है केवीएल को, और जो लूप लॉ है, लूप लॉ बोला जाता है केसीएल को। तो केसीएल लिखिए, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये केसीएल की बात कर रहे हैं, तो वो लूप लॉ हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये केवीएल की बात कर रहे हैं, दैट इज जंक्शन लॉ। तो बोथ एंड बी आर करेक्ट, सही बात। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 25 तक अपन पहुंच चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। केवीएल केसीएल की बात कर रहा है, तो इसने बोल दिया है किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं आपको ये क्लियर हो गया कि केवीएल है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखते हैं क्लियर हो गया कि ये केसीएल है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को दोहराओ और इसकी डेफिनेशन को दोहराओ। तो केसीएल में बोलते हैं कि एट अ जंक्शन इनकमिंग करंट, समीशन ऑफ इनकमिंग करंट तो आउटगोइंग करंट इज 0। केवीएल में बोलते हैं इन अ लूप summation of all the potential drops should be equal to 0। तो
आपको ध्यान से देखना है, इसने बोलते जंक्शन जहां पर है तो वो केवीएल है, जो कि गलत है, ये होता है लूप में। और केसीएल में बोल दिया इसने लूप, जो कि गलत है क्योंकि ये होता है जंक्शन पे। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26, on increasing the temperature of conductor its resistance increase because, सही बात है, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। इसे याद रखना है सबसे पहले तो, ये फैक्ट ही है। फैक्ट क्या बोलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब इसके कारण क्या होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो दो पार्टिकल्स आपस में जल्दी जल्दी टकराने लग जाते हैं, ज्यादा देर टकराते हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो टाउ है, डेट इज रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या होता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा पास बुलाऊं कि बेटा इधर आओ, और मैं आपके मुंह पे एक जोरदार चाटा मारूंगा, सटाक, और जितने में आप संभले इतने में दूसरे हाथ से एक और चाटा मार दूं, तो रील आपका रिलैक्स करने का टाइम क्या था, कम पड़ा। ठीक है, तो उसकी वजह से फटीग जनरेट हो सकता है। वहीं पे क्या है कि मैंने आपको एक चाटा मारा और फिर अगले दिन आके चाटा मारा, तो रिलैक्सेशन टाइम आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर करके होगी कि हाँ सर एक चाटा हम और खा सकते हैं, वो है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम इन केस ऑफ कंडक्टर हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। 27 क्या बोल रहा है, एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल π/3। ठीक है, तो एक सेगमेंट बना रहा है, तो उसने क्या करा, एक सेगमेंट को ड्रॉ कर लिया बेटा। ठीक है, और इसने यहाँ बोल दिया कि इसका रेडियस जो है वो आर है और कैरीज अ करंट आई कैरी कर रहा है, सबटेंस एन एंगल π/3। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, μ0 Ni/4 πr इंटू जो भी कोई थीटा एंगल सबटेंड हुआ है। अगर पूरे लूप का है तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई से 4 पाई, 2r कैंसिल, 2r आंसर मिल जाएगा मेरे को। पर यहाँ पर कर दिया π/3, तो μ0 Ni/4 πr पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा 12, 12 आंसर में मिलना चाहिए, तो μ0I/2r। एन का फैक्टर रखा नहीं उन्होंने, तो n1 रख दिया होगा, बढ़िया। तो आंसर इज ए, सिंपल। अब इस फॉर्मूले को याद करो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। μ0 Ni/4 πr इंटू थीटा, जो भी एंगल सबटेंड हो रहा है, फुल के लिए क्या होता है, μ0 Ni/2r। क्वेश्चन नंबर 28, एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1200 जे कैप में चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 के वेबर पर मीटर स्क्वायर के कैप में चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चला जा रहा है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फॉर विच एक्सपीरियंस नो फोर्स, कोई भी फोर्स उस पर ना लगे। तो एक तरीके से ऐसे बोला जा सकता है, इट्स अ वेलोसिटी सेलेक्टर सर्किट बना दिया है। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी तो आपको मिलेगा एक वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला हमको सीधा याद करते हैं कि v इज इक्वल टू E/b। इस पॉइंट पे इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगती है, तो E/b इज नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर, इस पॉइंट पे इसके पास फोर्स नहीं लगेगी, तो बस आपको तो रेशियो ले लेना है, क्योंकि इसने डायरेक्शंस भी दे रखी हैं साफ साफ। तो रेशियो लेंगे तो 1200 0.20 के, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा 10 की पावर 2 और आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 60 आ जाएगा। तो इसके पास आंसर आना चाहिए 6 × 10⁻3, तो 6 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया, मारो मारो पटक से मारो इसे। तो ग्राफिकल में क्या कर रहा है, किसके इसके बीच में ग्राफ बना रहा है, ये M कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट वर्सेस R बना रहा है। तो हमको M का फॉर्मूला पता है, दैट विल बी IA इज πr², तो हम M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², तो नीचे शुड बी पैराबोला, जो भी पैराबोला दिख रहा हो उससे उखाड़ के फेंक दो, आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर carrying current 5 ampere placed inside a solenoid perpendicular to its axis, magnetic field 0.4 Tesla, then the magnetic force on the wire is, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, QVB sin थीटा, और क्योंकि यहाँ पर
परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर लिया है तो थीटा 90 हो गया तो वो 1 हो जाएगा। तो क्यू वी बी साइन थीटा करो पहले, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री था, तो डायरेक्ट मैक्सिमम फोर्स दैट इज क्यू वी बी। ठीक है, या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं कि अगर इसने हमारे को ये वाली चीज चार्ज का नहीं दिया, करंट का दिया, तो क्या कर दूंगा, बी आई एल साइन थीटा। ये तो दे रखा है सब कुछ, तो बी दे रखा है उसने 0.4, आई दे रखा है 5, एल दे रखा है 4 सेंटीमीटर 10⁻⁻²। तो 4 4 16 और 16 5 19 80 80 सॉरी 80 और 10⁻⁻² चल ही रहा था, तो ये दिस विल बी 8 इंटू 10⁻⁻²। बताओ, सर भी गलती कर दे रहे हैं 16 की टेबल में। अबे ऐसे कैसे होगा, होगा। हम गलती क्यों करते हैं बताओ बेटा, क्योंकि हम मनुष्य, मनुष्य क्या होता है बेटा, गलतियों का पुतला होता है, और गलतियों करने से हमें क्या मिलता है, इंप्रूवमेंट का रास्ता मिलता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर ये यूजी वाला बच्चा क्या है, बहुत सीरियस हो जाता है कि मेरे से तो गलती होती है, मेरे से तो गलती होती है। किससे गलती नहीं हो रही है ये सोचा करो, मत ही सोचो सबसे हो रही है मेरे भाई। ठीक है, बस गलतियों से जो सीख लेता है वो आगे बढ़ जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे एक और चीज होती है कि यूजी के बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हम पढ़ते बहुत हैं, रिवाइज नहीं हो रखा है इसलिए हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो देखिए, आप क्योंकि उसको नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं भूलने को, इसलिए, क्योंकि भूलना भी मनुष्य की एक प्रकृति है, ह्यूमन नेचर है। अगर हम भूलेंगे नहीं तो ये जो ऊपर का स्टोरेज है वो बहुत हैवी हो जाएगा। इतना डेटा फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से आपकी यादें इकट्ठी होती चली जा रही है आपके दिमाग में, तो ये इतना डेटा रखेंगे कहाँ पर। ठीक है, तो डेट्स वाई भूलना एक तरीका ये है कि माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज को भूलता है। तो वो आपकी गलती नहीं है, बच्चे को अपने ऊपर उस चीज को नहीं लेना होगा, उसको ये कि भूलना इज एन नेचुरल प्रोसेस। और अगर आप देखिए बेटा भूलेंगे नहीं तो आप उसको भी कभी नहीं भूल पाएंगे, जाहिर सी बात है। जिसको समझ में आ जाए अच्छा, जिसको ना आए और अच्छा, बट भूलना इज अ नेचुरल प्रोसेस। और अच्छी बात है आप भूल जाते हैं, मैं तो क्लास में ये बोलता हूँ कि अच्छी बात है भूल जाते हैं, क्योंकि भूलने के क्या कारण है, फिर से पढ़ेंगे फिर याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उससे डिमोटिवेट नहीं हूँ कभी भी, क्यों, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, मेरे साथ नहीं सबके साथ हो रहा है, और जब सबके साथ हो रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। चलिए तो करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, भूल ना जाना। तो उस पर एक गाना और रहता है मेरे पास, और एचआर को आपने सबने सुना ही होगा, थोड़ी देर में वो गाना प्ले करेंगे, अपन दोनों ही डांस करते हैं, टेंशन की क्या बात है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, वोल्ट मीटर विच कैन मेजर 4 वोल्ट कंस्ट्रक्टेड यूजिंग गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस दिस। तो अच्छा, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बना दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमको सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस मतलब लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, और ये 4 वोल्ट यहाँ पर नाप पा रहा है, तो ये सही बात है, यहाँ से इसने बनाया। अब ये जो करंट नाप जा रहा है इसके अंदर वो 2 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है, तो अब हमको आर की वैल्यू निकालनी है। तो V इक्वल टू आई आर, वही मैंने बोला ओम्स लॉ से तोड़ो, तो V इज 4 वोल्ट इज इक्वल टू आई आर, आई इज 2 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर हो गया, तो एम्पियर लिख देते हैं। अंदर होगा G प्लस आर, जी की वैल्यू उसने दी दी है क्या, 16 ओम का है, तो रख देते हैं। तो 4 2 गुणा 10⁻³ 16 प्लस आर, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको नीचे लेके आते हैं, पहले इसको कैंसिल करके 2, तो ये आ जाएगा 2000, 2000 माइनस 16 इज आर, 10 गए तो 1900 कुछ हो रहा था, फिर 6 कट गए तो 1984, 1984 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर खत्म हो गया। अब आपको मैं बोल रहा था कि एक गाना सुनते हैं अपन, तो मैं आया अभी, ये ये भूलने वाली बात पे ही है, ठीक है, और ये क्या है मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन मैं फिजिक्स को या आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नीट को ऐसे याद करेंगे कि आपके मन में से गाना निकलेगा ये, ठीक है, कि एचा ने कहा था उसको समझना है कि तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। जब भी मैं फिजिक्स पढ़ूंगा फॉर्मूला याद करूंगा तो मैं यही गाना गाऊंगा कि तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई हर समय फॉर्मूला सब्जेक्ट टॉपिक्स घूमते रहने चाहिए। अपन नीट एस्पिरेंट है, और नीट एस्पिरेंट मतलब 3 विषय उसके सपनों में भी आने चाहिए, वो चल रहा है तब भी आने चाहिए, इट्स ऑलवेज, ठीक है। देखिए मजा आता है गाना सुनने में। और इनिशियल वेव क्या होता है कि आपको ऐसे चाहिए वेव्स याद आते हैं, तो तबला बज रहा है तो क्लोज होगा पाइप बज रहा है। थोड़ा सा आगे करते हैं, अरे पीछे चलो यार,
अरे पापा देखो, पढ़ने के बाद यही गाना है, मुमकिन नहीं तू याद ना ऐसा कोई दिन नहीं। चलो बात हो गई मजाक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। करंट कैरिंग लूप दे रखा है, कॉइल है उसके पास, कॉइल में एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। जस्ट लाइक इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे जो होता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो सेम एनालॉजिकल बिहेवियर से एकदम दोनों सेम सेम होते हैं। अब जो जो इसने दिया है उस चीज को रख देना है यहाँ पर, क्योंकि रेडियस उसने दे दिया ए और ये डिस्टेंस है √3 a, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसी रहेगा, 2 पाई एन आई आर की जगह क्या रख दूंगा मैं ए, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा √3a, तो सीधा लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से आर की जगह ए, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका रूट ले लेता हूँ तो 2a होगा, फिर देन क्यूब हो जाएगा उसके पास। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर कि 4 का रूट हुआ तो 2 का क्यूब हुआ तो 8 a क्यूब, कैंसिल कैंसिल, 2 तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 नीचे बचा हुआ था और 8 मेरे यहाँ बचा, तो 16 बच गया। 16 ढूंढना होगा, ऑप्शन नंबर सी। आओ चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी गिवन दे रखी है। अब एक रीजन में पार्टिकल एंटर कर रहा है, रीजन 1 2 3 है, 1 से चल रहा है और 2 में जा रहा है। अब उसने पूछा है द रीजन 2 हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल क्या करेगा, तो देखिए v से मूव कर रहा है, सही बात है, बस v का नेचर देख लेते हैं कि v कैसा है। ठीक है, मूविंग विद v और q v b l अपॉन m ये इसकी वैल्यू है। अब उसने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा तो इस पे एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, तो v की डायरेक्शन ये है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड की वजह से ये आगे भी जाना चाहेगा और ऊपर भी, तो जिसकी वजह से ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करना चालू कर देगा। तभी हमारे पास फॉर्मूला भी बन रहा था R=mv/qb। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इट विल फॉर्म अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन इन रीजन 2। यहाँ पर खत्म हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आता है 34 क्या बोल रहा है, 34 बोल रहा है आई एम्पियर करंट फ्लो इन सर्कुलर आर्क, वही आर्क वाला क्वेश्चन हो गया। तो आर्क वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बोला ही है कि क्या याद रखना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा कितना दिया 3π/2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा, तो 3/8 का फैक्टर मुझे ढूंढना होगा, तो ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की नाउ 35 दैट्स द सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन हो गया ये। सो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू निकालना है। ठीक है, तो पी एरा और क्यू एरा ये अर्थ दे रखा है, तो साफ बोल सकता हूँ कि अर्थिंग है तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा 0, यहाँ भी क्या होगा 0। कि 2 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है तो यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, और इसके अंदर से गया है तो 10 वोल्ट जनरेट करेगा इक्वल टू आई आर से। ये अर्थ है तो बोल सकता हूँ -15 यहाँ है और -10 यहाँ है, ये इसके अंदर जा रहा होगा। अब मेरे को डिफरेंस निकालना है, तो साफ साफ है पोटेंशियल डिफरेंस, तो Vp माइनस Vq करना है, -15 माइनस का -10 दैट विल बी प्लस, तो -5 वोल्ट विल बी योर आंसर। कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग क्लियर होगा तो तुरंत कर जाओगे, क्योंकि अर्थिंग मीन्स चार्ज 0 नहीं होता, पोटेंशियल जरूर 0 होता है, तो आंसर इज -5 वोल्ट। तो ये समाप्त हो गया आपका सेक्शन ए। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, जहां पर हमारे पास 15 क्वेश्चन है, हमको करने 10 ही हैं, पर मैं आपको सारे के सारे 15 करके दिखाऊंगा, और जो भी आपने अटेम्प्ट किए हैं उनको एनालाइज कीजिए, जो नहीं किए उनको भी कीजिए, क्योंकि ये पेपर आपके लिए एक प्रैक्टिस है, ताकि आप सवालों से मिल सके, अपने टाइम को मैनेज कर सके, है कि नहीं। चल तो चलिए सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है, अब अपन आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 लॉन्ग सोलिनॉइड दे रखा है, तो इनफाइनाइट सोलिनॉइड हैविंग 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.20 मिली टेस्ला, वाइंडिंग द सोलेनॉइड इज रफली, तो करंट निकालना है। तो हमें पता है कि इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट एन आई चाहिए, तो आई इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट एन। तो बी की वैल्यू दे रखी है उसने 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 20 टन्स पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 टू द पावर माइनस 2। इस वाली चीज को अपन को पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा कि अपने पास आंसर मिलेगा इसमें रफली अराउंड 1 एम्पियर। इस पूरे को सॉल्व करना है आपको। जैसे 1/पाई का फैक्टर भी आएगा तो 0.3 ले लेना उसकी जगह, पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर इज 1 एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखा हुआ लगना चाहिए आपको। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल, स्टेबल लूप पूछा है यहाँ पर। तो ठीक है, स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि उस पर जो एफ नेट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, अगर प्रॉपर कंडीशन है तो टाउ नेट भी 0 होना चाहिए। तो आइदर हमारे पास दो अप्रोच है ऐसे सवाल करने के लिए, हम एक एक एलिमेंटल करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स को निकालें, और अगर जहां पर फोर्स 0 आ जाएगी वो 0 हो जाएगा। दूसरा एक शॉर्ट मेथड भी है कि जहां पर भी गिवन मैग्नेटिक फील्ड है कि स्टेबिलिटी वहां होगी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स क्रिएट करेगी, स्टेबिलिटी वहां होगी जहां पर मैं फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा तो वहां मैं स्टेबल होगा, वरना वो अपनी डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई करने की कोशिश करेगी स्टेबल। तो देखिए जैसे अगर यहाँ पर करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन इस करंट की वजह से बाहर आएगी। इसमें देखते हैं तो क्लॉकवाइज तो अंदर, इसमें देखते हैं तो ऊपर, जबकि ये क्या जा रहा है, एंटी पैरेलल जा रहा है, ये परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर। इसमें क्या होगा कि इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा, तो ये ऑलरेडी अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, वरना इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे भी आप फोर्स को निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल की मदद से। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो गया डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, इन अ वायर स्ट्रेच्ड टू मेक 0.1% लॉन्गर इस रेजिस्टेंस विल बी, तो 0.1% लॉन्गर बोला गया है। ठीक है, तो हमको ये सिंगल से पता है कि इंक्रीज, तो डेल्टा आर अपॉन आर निकालना है। इन केस ऑफ लेंथ है तो 2 डेल्टा एल अपॉन एल डायरेक्टली, क्योंकि एल चीज वाली रहती है। तो 0.1 पे है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.1 डेट इज 0.2% विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो 2 डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी to which a proton can accelerate in a cyclotron of 10 megahertz frequency of radius 50 centimeter। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको उसने फ्रीक्वेंसी दे दी, तो एक तरीके से टाइम दे रखा है उसने, मीटर पर सेकंड में जाना है हमको, रेडियस दे रखा है। तो रेडियस दे रखा है तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता है कि साइक्लोट्रॉन में टोटल डिस्टेंस जो भी कवर करेगा दोनों डीज को मिला के दैट विल बी 2 पाई आर, तो टोटल डिस्टेंस है। डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो मेरे को एक तरीके से स्पीड देगा, टाइम को मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी रख सकता हूँ। तो मेरे को अब सिंपल सा क्या करना होगा, 2 पाई आर इंटू एफ कर देना होगा, ये मेरे को फ्रीक्वेंसी देना चाहिए। तो 2 पाई आर दे रखा है इन्होंने 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी दे रखे 10 इंटू 10 टू द पावर 6। इस पूरे को सॉल्व करते हैं, 10 की पावर 7 माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये 10 करेगा तो माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 3 इंटू पाई पाई तो लिखा जाएगा 3.14। ठीक है, तो दैट विल बी योर स्पीड। तो यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 2 था, 10 टू द पावर 6, तो यहाँ माइनस 2 था, ये 7 ऑलरेडी चल रहा था, तो यहाँ पर प्लस 4 होगा ना, तो माइनस 2 तो प्लस 4 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 10 की पावर 5। अब 3.14 इंटू 10 टू द पावर 5 मेगाहर्ट्ज 50 सेंटीमीटर 7। मीटर में जाना है तो 10 टू द पावर माइनस 2 मेरे को लेना ही पड़ेगा। एक बार वैल्यूज को 10 की पावर मैच नहीं कर रहा है, तो देखो 2 इंटू 5 दैट इज 50 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100, और यहाँ पर 10 की पावर 7 है तो 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 और माइनस 2 10 की पावर 7 आ रहा है, सही है, 10 टू द पावर 7 आ जाएगा आंसर। तो आंसर इज डी। 10 की पावर मैच करने में थोड़ा टाइम जाएगा, वरना आंसर डी विल बी योर आंसर।
तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ प्रोटॉन कैन बी एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन पूछा है उसने। तो साइक्लोट्रॉन का जो टोटल पाथ है वो एक सर्कुलर पाथ बनता है हमारे पास। तो सर्कुलर पाथ होने की वजह से टोटल डिस्टेंस इज 2πr। किसी टाइम t से चलेगा तो वेलोसिटी v दे देगा मेरे को। इस v को t को मैं लिख सकता हूँ f की फॉर्म में। तो v निकालते वक्त मेरे को रखना है 2πr इंटू एफ। तो 2πr दे दिया 50 इंटू 10⁻⁻2। f दे दिया 10 मेगाहर्ट्ज 10⁻⁶। तो 2 इंटू 50 100 तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। बचेगा क्या पाई इंटू 10⁻7। तो 3.14 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर ये सवाल हो गया फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर अपन पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? सर्किट क्वेश्चन। सर्किट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? करंट आई निकालना है आपको। तो करंट ई दे रखा है, आर दे रखा है। आर तो ओम्स लॉ लगा देते हैं, सिंपल है। ओम्स लॉ क्या कहेगा? तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। देखो ये 15 15 15 तो 15/3 5 हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 2 से तो 2 बचेगा, 2 और 5 7 बचेगा, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो करंट इज 10 वोल्ट अपॉन 10 ओम, दैट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। इक्विवेलेंट्स का केस इजी था। क्वेश्चन नंबर 41। टू आइडेंटिकल वायर्स, देखते हैं लेंथ बड़ी है तो अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी हैव सेम लेंथ एल कैरी द सेम करंट आई। करंट भी सेम कर रहा है। वायर ए इज बेंड इनटू अ सर्कल, तो मतलब उसको एक को सर्कल की फॉर्म में बना दिया। वायर बी को बेंड किया है स्क्वायर की फॉर्म में। ये सेंटर ओ ले लेते हैं, अब ये सेंटर ओ ले लेते हैं। और इसकी वजह से फील्ड B1 है सेंटर पे और इसकी वजह से B2 है एट द सेंटर। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब B1/B2। तो हम अगर इसका फॉर्मूला रख देते दोनों का, नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं दिया है लेकिन ये वाली चीज तो है कि दोनों की लेंथ अगर L है तो यहाँ पर L शुड बी इक्वल टू 2πr होगा बेटा। तो R लिख लेता हूँ, दैट इज L अपॉन 2π। यहाँ पर जो L होगा वो इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ कि 4a का स्क्वायर है, तो a होगा L/4, क्योंकि यही फॉर्मूले में मेरे को रखने होंगे। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो मेरे को इस वाले का तो a/2 रखना होगा। तो इसको मैं a/2 यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेता हूँ, दैट इज L/8। सही बात। तो क्योंकि a/2 का फैक्टर आएगा, साइन 45 वाला जो फॉर्मूला बना था उसके अंदर रखेंगे। अब हमको अपने फॉर्मूले प्लेस करने होंगे। तो सर्कल का है तो μ0 n I अपॉन 2r होता है। तो 2 इंटू r की जगह क्या लिखूंगा? L अपॉन 2π डिवाइडेड बाई, इधर पे क्या आएगा? μ0 n I अपॉन 4πr। r क्या होता है? एलिमेंट से सेंटर तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा a/2, तो a/2 की जगह लिख सकते हो L/8। यहाँ पर आएगा ट्वाइस ऑफ साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री बनना 1/√2, फिर ऊपर बचेगा √2, ये 8 ऊपर चला जाएगा। अब इन सबको कैंसिल आउट करके आप आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखेंगे ध्यान से। तो पहले μ0 से μ0 कैंसिल, n से है, ये सब कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ का पूरा हटा के मैं √2 लिख देता हूँ बस। ठीक, इस 8 को भी यहाँ ऊपर भेज देता हूँ तो नीचे से हटा देता हूँ। अब समझ के चलिए, ये 2 से ये कैंसिल हो सकता है, L से L कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ बचा है मेरे पास 2π, और ऊपर भी कहीं मेरे पास, पर ये नीचे की तरफ मेरे पास 2π बचा है, यहाँ ऊपर 2π बचा है। तो मतलब कि स्क्वायर का फंक्शन जरूर बनेगा। यहाँ से 8 बचा है और √2 बचा है। तो देखो ये वाला 2 और π कैंसिलेशन, या फिर एक काम करते हैं, तो यहाँ से 2 इसको डायरेक्टली काट देते हैं और यहाँ पर अपन 4 को छोड़ के चलते हैं। यहाँ से 2√2 रखा ही हुआ था, 8 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, सारी चीज हट गई। यहाँ से बचा 8√2 और ये बचा हुआ है मेरे पास π, और ये बचा हुआ है π। तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो आंसर विल बी π² अपॉन 8√2। उसने दोनों की लेंथ सेम ही रखी थी, करेक्ट। तो L इक्वल टू वही आएगा 4a। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो π² अपॉन 8√2 आंसर बनना चाहिए आपके पास। तो ऑप्शन विल बी बी, π² अपॉन 8√2। क्वेश्चन नंबर 41 π² अपॉन 8√2। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 में बल्ब लगा दें बेटा। फिर से बल्ब क्या बोल रहे हैं आपको उसको समझते हैं।
3 similar light bulbs are connected to a constant voltage DC supply as shown in the figure. DC सप्लाई दे रखा है, ठीक है भाई साहब। तो ये रहा हमारा DC सप्लाई, देखो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज योर DC सप्लाई। DC सप्लाई ने क्या बात कर दी, ईच बल्ब ऑपरेट्स एट नॉर्मल ब्राइटनेस एंड एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल, तो आइडियल केस है। स्टडी करंट मैक्सिमम पे चल रहा था। फिलामेंट ऑफ वन बल्ब ब्रेक्स, तो मतलब फिलामेंट ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि देखिए जब बल्ब में ये फिलामेंट हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर होगा बल्ब का, फिलामेंट अगर ब्रेक हो गया तो एक तरीके से बल्ब को हम कह देते हैं कि फ्यूज हो गया। फ्यूज हो गया तो वहां से क्या हुआ बेटा, सर्किट ब्रेक हो गया है, सर्किट ब्रेक है वहां पर कोई करंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू द एमीटर रीडिंग एंड द ब्राइटनेस ऑफ द रिमेनिंग बल्ब। तो पहले क्या हुआ, इस पूरे सोर्स को इन तीनों को सप्लाई करना पड़ रहा था। अब कनेक्शन को समझिए, तो सारा का सारा कनेक्शन किस में है, पैरेलल में है कनेक्शन। तो सेम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, वी क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट चल रहा होगा। तो इसको भी वी, इसको भी वी, इसको भी वी मिल रहा होगा। अब क्या हुआ कि एक बल्ब चला गया और वी तो अभी भी बराबर है, तो बेटा सप्लाई तो सेम मिलेगी, तो ब्राइटनेस जो होगा वो नहीं बदलेगा। तो अनचेंज के ऑप्शन चेक करने। अब एमीटर में क्या है, इसके अंदर रीडिंग जा रही होगी आई, तो करंट का जो आई है, पहले लोड जो था वो क्या हो रहा है, मेरे पास लोड जो है वो ज्यादा है, क्योंकि 3 बल्ब के ऊपर चल रहा था। एक बल्ब पूरा ब्रेक हो गया तो लोड कम हो गया, लोड कम हो गया तो मेरा करंट बढ़ना चाहिए, तो सो एमीटर रीडिंग विल इंक्रीज वेयर एज बल्ब ब्राइटनेस विल अनचेंज्ड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लोड कम हो चुका है तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट in a conducting wire decrease linearly from 12 to 0, ठीक है। मान लेते हैं लीनियर है तो ओम्स लॉ अप्लाई हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इन 5 सेकंड दे दिया द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। मुझे क्यू निकालना है तो क्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होता है, ठीक है। तो अब इसने चेंज दे दिया है, कितना हो चुका है, तो ये आ जाएगा 12, टाइम दे दिया है 5, डेट विल बी 60 कूलम का चार्ज होना चाहिए। ऑप्शन ए। नाउ एसएसए रीजन आ गया, क्वेश्चन नंबर 44। इन अ सिंपल बैटरी सर्किट द पॉइंट ऑफ द लोएस्ट पोटेंशियल, ठीक है, बैटरी सर्किट बना लेते हैं। तो लोएस्ट पोटेंशियल इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अच्छा ठीक है बात। द करंट फ्लोज टुवर्ड्स द पॉइंट of the higher potential as it flows in such circuit from negative to positive terminal। सॉरी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि करंट जो फ्लो होता है किसी भी बैटरी में किसी भी लोड आरएल के अक्रॉस के साथ में, तो वो पॉजिटिव से फ्लो होता है और नेगेटिव में जाता है। और वो बोल रहे हैं लोवेस्ट पोटेंशियल भी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो गलत है। लोवेस्ट पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो बोथ एसेसन एंड रीजंस आर फॉल्स, दोनों गलत बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एआर क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर मेजर्स मोर एक्यूरेटली देन एमीटर, करंट को वोल्ट मीटर अच्छा नाप लेता है एमीटर से, वाह सही बात। रिलेटिव एरर विल बी स्मॉल ऑफ मेजर्ड फ्रॉम वोल्ट मीटर। जैसे ही आप इस एआर को पढ़ेंगे, सबसे मस्त बात क्या है, आप तुरंत के तुरंत इस स्टेटमेंट से कि वोल्ट मीटर करंट नापेगा हटो बे, ऐसे कैसे हो सकता है कि वोल्ट मीटर तो वोल्टेज नापता है, करंट की बात लिखी तो ये गलत साबित कर देते हैं। अब बोला कि रिलेटिव एरर भी कम होती है, तो मैं बोल दूंगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे आप ऐसी चीज करेंगे ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि ये थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर में किस तरीके से अप्रोच को रखिएगा वो देखिए, और बाय ऑब्वियसली कि ऐसी चीज को पुट ऑन कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर के अंदर, तो इतना ऑब्वियस आंसर क्यों निकालना चाहेगा। तो उसके लिए भी थोड़ा लॉजिक डेवलप करके रखिए कि सोचिए कि देखिए जैसे जब हम थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, या फिर मैं और आसान तरीके से तुमको समझाऊं, तो आप जब किसी भी सेल ईएमएफ सेल को पढ़ते हैं, जैसे आपने लेग्रांजे सेल पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है, आपके सेल के साथ एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एनोड एंड कैथोड रहते हैं, और आयंस का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड, और डिपोजिशंस ऑफ आयंस होता है। तो उस वजह से जब उस लुकआउट से इस चीज को देखते हैं, तो वोल्ट मीटर में क्या है कि जब मैं करंट निकालूंगा तो M/ZT करके आयन का डिपोजिशन होता है जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हो। तो यहां पर जब वोल्ट मीटर करंट को नापता है तो वो एमीटर से भी ज्यादा एक्यूरेटली नापता है। क्यों? क्योंकि यहां पर M की कैलकुलेशन हम डेसिमल्स के
थर्ड डिजिट तक जाते हैं और z की इवन डेसिमल की 5th प्लेस तक हम एक्यूरेटली मेजर कर पाता है वोल्टमीटर करंट को, डिपोजिशंस ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट पे जो होते हैं। दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट को, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं तो ये करेक्ट है। तो और ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि ये 5th और 3rd डेसिमल तक कैलकुलेशन लेके चल रहा है, तो इसकी रिलेटिव एरर भी क्या होती है, बहुत कम होती है। सो ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ एक्सप्लेनेशन इज आल्सो राइट। ये इसको कहते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चन, जो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे बच्चे तुरंत फॉल्स करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत ने गलती कर दी हो, लेकिन अगर आपको इसको सोचने का तरीका, अप्रोच टुवर्ड द क्वेश्चन आप सीख लीजिए, आप करेक्ट कीजिए कि अगली बार सवाल आएगा तो हमसे गलती नहीं। आया कि नहीं आया मजा? बढ़िया, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 44 अब तक का सबसे बेस्ट सवाल था इस पेपर के अंदर का, कि भाई जिसने फंसाया, कि ऑब्वियसली लग रहा था कि आंसर ये होना चाहिए, पर आंसर ये निकल के चला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पे। 46 पे स्क्वायर फ्रेम साइड 1 मीटर बोल रखा है, स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड 1 मीटर, कैरीज करंट I, मैग्नेटिक फील्ड B एट इट्स सेंटर, सेम करंट पास थ्रू अ सर्कुलर कॉइल, सेम पैरामीटर, तो मतलब दोनों की लेंथ सेम है। अब B अपॉन B डैश, ऐसे ही सवाल अभी कुछ था, पर उसमें क्या था, पहले सर्कुलर से स्क्वायर का था, तो आंसर हमारा निकल के आया था पाई स्क्वायर अपॉन 8√2। तो इस बार आंसर क्या आ जाना चाहिए, उसके उल्टा निकल के आना चाहिए। तो इस बार आंसर आना चाहिए 8√2 अपॉन पाई स्क्वायर। उसको ढूंढो, सेम अप्रोच टुवर्ड्स पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो ऑप्शन बी इज राइट योर आंसर, 8√2 अपॉन पाई स्क्वायर। इस पर इसमें घुमा दिया, देखिए सेक्शन भी ऑप्शन था, कोई भी पिक करते तब भी आंसर आपको सेम अप्रोच से ही निकलना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। 47 का क्वेश्चन नंबर बढ़िया सवाल है। इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि थ्योरेटिकल भी है और लॉरेंस फोर्स का कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है कि चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही है, तब क्या बात चल रही है। तो प्रोटॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी v passes through a region space without any change in its velocity। तो की वर्ड एंड की स्टेटमेंट इज वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है बेटा। देखो यहाँ वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। इफ E and B are present in the region, then the क्या पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है इनके लिए, कि कौन सी चीज जीरो या नॉन जीरो, पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, विदाउट चेंज इन एनी वेलोसिटी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो करती है वो पार्टिकल को हमेशा एक्सेलरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है, और उसका मैग्नीट्यूड भी हमको पता होता है कि QE/m होता है। तो इस चीज को मेरे को जीरो रखना होगा, तभी मैं वेलोसिटी चेंज नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं जीरो वाले पिक करूंगा, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो 1 और 2 तो होना ही चाहिए, बट एक नॉन जीरो कैटेगरी भी डेवलप होगी, जहां पर लॉरेंस फोर्स में जब हम पढ़ते हैं कि हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों को एड ऑन करके चलते हैं, अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हो जाए तो ये टोटल फोर्स को जीरो कर देंगे, तो इसमें भी वेलोसिटी अनचेंज होगी। तो एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि जिसमें E जो है जीरो ना हो, तो B को भी जीरो नहीं होना होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, तब आंसर बन सकता है। तो 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दैट्स व्हाई इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीरो वाले चीज मिल जाती है, तो 1 एंड 2 मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखिए नीचे 1 एंड 2 किससे में नहीं है, तब बच्चा को ये वाली अप्रोच होनी चाहिए कि नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज ऑन स्पीड नहीं करेगी अगर मैग्नेटिक फील्ड उसको बैलेंस आउट कर जाती है। बैलेंस आउट करते ही वो टोटल एफ नेट क्या कर देगा, यहाँ पर जीरो कर देगा बेटा। दैट्स व्हाई इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। So the next question is question number 48. If radius of a conducting loop kept in a uniform magnetic field varies with time r equal to 3 + 2t, ठीक है, रेडियस टाइम के साथ वेरी कर रहा है आपका, ये कुछ चीज इसने बोल दी है। रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 14 ओम दे दिया है। इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एट t = 2 सेकंड इज 2 एम्पियर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो देखिए हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का d∅/dt, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें डायरेक्टली मैं v = IR से क्या करता हूँ, 14R था, 2 करंट था, तो 28 आ गया मेरे पास। अब इसको मैं इक्वेट करता हूँ इससे, क्योंकि B मुझे निकालना है, तो मैं B ऐसे ही रखता हूँ और d/dt ऑफ πr² कर देता हूँ। अब R की जो इक्वेशन मेरे को गिवन थी, मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो B शुड d/dt ऑफ πr², तो R की जगह कर देते हैं 3 + 2t का होल स्क्वायर। अब देखिए t के साथ रिस्पेक्ट आ गया, अब डिफरेंशिएट कर दो b पाई, आप डिफरेंशिएट करूंगा तो आगे 2 आ जाएगा,
3 + 2t, चेन रूल लगाते हैं तो 3 + 2t का एक और डिफरेंशिएट करें तो 2 बचेगा। तो b पाई 2 × 2 दैट इज 4 और t = 2 सेकंड में निकालना था तो 3 + 4, क्योंकि t = 2 सेकंड रखेंगे तो 2 × 2 इज 4, 4 + 3 इज 7, 7 × 4 इज 28 पाई b। ये इक्वेट करना था आपको 28 से, 28 कैंसिल हो गया तो b इज इक्वल टू 1/पाई t टेस्ला। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है बी, 1/पाई टेस्ला। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 AR है 49 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट अ वेरी हैवी चार्ज पार्टिकल। दैट इज करेक्ट, एकदम सही स्टेटमेंट है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जो पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। दीज आर वर्क एज पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है, जैसे लार्ज हेड्रोन कोलाइडर इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर जो कि 2012 में ऑन किया गया था। हिग्स बोसोन पार्टिकल वहां पर डिस्कवर होता है, वो पार्टिकल एक्सेलरेटर। साइक्लोट्रॉन उससे एक छोटा डिवाइस होता है और उससे भी हम पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं टू गेट न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यू फाइंडिंग्स को ढूंढने के लिए। रीजन क्या दिया कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, जो कि बिल्कुल गलत है। फ्रीक्वेंसी को टाइम से रिलेट कर सकते हैं और साइक्लोट्रॉन के अंदर जो ये टाइम डिपेंडेंसी है तो वेलोसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती कि कितनी वेलोसिटी है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट टू द वेलोसिटी, तो ये इंडिपेंडेंट होती है ना कि डिपेंडेंट होती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो एसेसर इज ट्रू, एसेसर रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है बेटा कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ अ वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज हाफ एट द सेंटर। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम सेंटर में बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आती है μ0 Ni इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड टू इनफाइनाइट, और जब एज पे आते हैं तो हाफ μ0 Ni आ जाता है। तो ये बी एंड बोला जाता है और ये बी सेंटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। इफ सोलेनॉइड इज सफिशिएंटली लॉन्ग द फील्ड विद इन इट इज यूनिफॉर्म। सही बात है कि उसके अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होगी अगर वो एनफ लॉन्ग है। वरना क्या होता है, क्योंकि ये फील्ड के डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं और सेंटर पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और एज पे कम होती है। दैट्स वाई यहाँ पर हाफ आता है और यहाँ पर ये फुल होता है। लेकिन ये एनफ लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो जाएगी तो इस पे बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होके चलेगी इसके अंदर। तो दैट इज ट्रू, बट इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इट्स नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिस्कशन ऑफ पेपर 6 मेजर 6 आज खत्म हो चुका है और होप सो आपकी इसमें एक हाई स्कोरिंग नंबर आए होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल बाकी कंपैरेटिवली बाकी पेपरों से कम था, पर हाई वेटेज के पेपर होते हैं। सो पूरे पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, अपनी गलतियों पे काम करो और मेजर 6 की तैयारी खत्म करते हुए मेजर 7 की तैयारी चालू करो। अभी भी रास्ता बहुत लंबा है तो थकना नहीं है, अभी एनर्जी हमें और चाहिए। अपने जुनून को जीवित रखो, क्योंकि सपना अपना बड़ा है बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए नमस्ते बच्चों, टाटा बाय बाय।